मोहन जी, आजकल आप भी लगता है रूठे रूठे हैं थोड़े कांग्रेस पार्टी से। देखिए ना, वीर सावरकर पर इतना समझाया गया, चाहे वो शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे हो उनकी तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जब वायनाड पहुंचे तो पोस्टर्स लगे हुए थे कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, माफी नहीं मांगा। सावरकर जी का मुद्दा तो खत्म हो गया है और उस पर अब आगे कोई बात की जरूरत भी नहीं है। जो वहां की स्थानीय विधायक ने किया है, कई बार नीचे की जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते, उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, तो वहां पे कांग्रेस ने अपने ढंग से उनको समझा दिया है। और मुझे लगता है कि अडानी अंबानी का मुद्दा सर नहीं है, अडानी अंबानी वाला मुद्दा उसमें भी बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। शरद पवार साहब ने अपने अनुभव की बात की थी, लेकिन अगर हमारे साथी नहीं चाहते हैं हम उस बात को आगे क्यों बढ़ाएंगे। और इस बात को स्पष्ट किया शरद पवार जी ने ना से, अगर हमारे साथी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं यदि मेरी बात से कोई ठीक है। और पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा, पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा, डिग्री जो मांग रहे हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की है, हमने उनको रोका नहीं, वो बिल्कुल मांग सकते हैं, उसके लिए वो कोर्ट पे जा सकते हैं, उनको अपनी कार्रवाई करनी है। ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं मांगा, जिन पार्टियों ने मांगा है हमने उनको रोका भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि जब हमने रोका नहीं तो मतलब हमारा मुक्त उनको नहीं रोका नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने कहा था ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे बड़े मुद्दे देश में इंतजार करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी ने नहीं कहा, ये आदरणीय अजीत पवार साहब ने कहा था, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो उन्होंने जो बात की थी बिल्कुल लॉजिकल थी। उनका कहना यह था कि जब हम आवेदन जमा करते हैं इलेक्शन का नॉमिनेशन, उसमें ये कहीं पे नहीं है कि आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसपे कोई आदरणीय मोदी जी की डिग्री के ऊपर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये तो हकीकत है। हकीकत बोलने का मतलब थोड़ी कि कोई हम किसी से नाराज हो गए या हम गठबंधन से दूर जा रहे हैं। मैं अंजना जी को बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में देखिए कि दो ही मुद्दे होंगे, एक होगी टीम बीजेपी और दूसरी होगी एंटी टीम बीजेपी। एंटी टीम जो बीजेपी होगी उसमें मैं सोचता हूँ कि करीब करीब अधिकतर राजनीतिक दल आएंगे। उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिक पार्टियों के वजूद को समाप्त करने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ अगर सारे लोग एक नहीं होंगे तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या तो डेमोक्रेसी की आने वाली है। तो आज ये जरूरत है कि जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी की इस चाल चरित्र चेहरे और कार्य प्रणाली से असहमत है, उन सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। एक हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है या इसमें किसी प्रकार का भ्रम हमारे गठबंधन साथियों में। राजीव रंजन जी, अब आपके पास आते हुए नीतीश बाबू जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अंत गोल क्या है? क्योंकि देखिए एंटी बीजेपी तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी कई सीटें होंगी जहां पर यही पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने लड़ रही होंगी, या समझौता होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना जब ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, वरना वोट बटेगा, फायदा किसको होगा सबको पता है। देखिए, नीतीश कुमार जी की कोशिश राजीव जी लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ जी दिल्ली में फिर से वापसी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये उनकी लगातार रही। और इस दिशा में पहले भी उन्होंने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत की थी, लेकिन ये जो पिछले 48-72 घंटे की जो गतिविधियां हैं, निसंदेह जो बार बार नीतीश कुमार जी बोलते थे कि यहाँ एक मेन फ्रंट की जरूरत है, तो उस मेन फ्रंट की जो बुनियाद है वो इस पूरी कवायद से पड़ चुकी है। और जिस तरह के उत्साहवर्धक परिणाम दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी सैद्धांतिक सहमति जताई, वाम मोर्चा के भी जो भी राजनीतिक दल है उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के प्रयासों की सराहना की। एक सवाल है राजीव जी आप ही से अगला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस रखना चाहते हैं, उनको आप कैसे साधेंगे? देखिए, ये इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। निसंदेह ये एक ऐसी कवायद है जिसको निरंतरता के साथ जारी रखना होगा, लेकिन हालात पूरी तरह से ऐसे बन रहे हैं जब स्थितियां असामान्य हो तो असाधारण निर्णय हो। और इस तरह के असाधारण निर्णयों को हम 77 और 89 में देख चुके हैं, जब एक तरफ 89 में भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा दूसरी तरफ, और उस तरह का भी जो प्रयास था उसको जनता ने सराहा। फर्क यह है कि कांग्रेस का स्थान आज भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया,
इसलिए कांग्रेस, वाम मोर्चा और मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दल जी ये सब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो अगला जो हमारी कोशिश होगी वो, अब एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, अगर उनके पक्ष में आंकड़े नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी निसंदेह प्रधानमंत्री नहीं होते। एक बड़ा जनादेश उन्हें मिला था, लेकिन ये जनादेश तो इंदिरा जी को भी मिला था, राजीव गांधी जी को भी मिला था। हालात बदले तो फिर बिल्कुल उलट जनादेश जनता ने दिया, तो ये स्थितियां बन गई है। उन मुद्दों को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा बार बार कि देश में आपातकाल से भी बुरे हालत है। आज जिस तरह से संस्थाओं का भगवाकरण और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश है, ठीक, पूरी तरह से लोकतंत्र का अपहरण और संविधान को खत्म करने का या जे भी संविधान बनाने की जो कोशिशें हैं उनके खिलाफ देशव्यापी प्रतिक्रियाएं हो। प्रधानमंत्री जी तुरुप का पत्ता है, मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी तुरुप का पत्ता रहे, लेकिन जब उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ की तरह हो जाएगी अडानी प्रकरण के बाद, जो निरंतरता के साथ उनका ग्राफ गिर रहा है, वैसी स्थिति में जब क्षेत्रीय साझेदार नहीं, उनके साथ कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो और नेता की विश्वसनीयता पर सवाल, तो फिर ये चुनाव निकाल पाना भाजपा के बस का नहीं। ठीक है।